नमस्कार, आप देख रहे हैं कम्युनिटी कॉल में हूं मनीषा गुप्ता। और हीट वेव की कुछ और एडवाइजरीज हमने यहाँ पर आईएमडी की तरफ से आते हुए देख ली हैं। अगले 4-5 दिन के लिहाज से भी देश के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, वहीं कई हिस्सों में बारिश से राहत भी मिली है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम को लेकर क्या पूर्वानुमान है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जनमनी। मिस्टर जनमनी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज बनने के लिए। फिर से कुछ हीट वेव की चिंताएं हैं यहाँ पर ईस्ट इंडिया स्पेशली को लेकर, कई पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में भी चिंताएं हैं, ओडिशा बिहार में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जो लेटेस्ट एडवाइजरी है वो आपसे सुनना चाहेंगे। स्पेल जो शुरू हुआ था, जैसे उड़ीसा में 15 अप्रैल को शुरू हुआ और हमारा जो बंगाल एंड और एरिया है वो 17 अप्रैल को शुरू हुआ था। सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो है उड़ीसा का जो एरिया है, पर्टिकुलरली नॉर्थ उड़ीसा एंड देन जो बंगाल का है। और टेम्परेचर लेकिन वही है कि थोड़ा फॉल हुआ है पिछले 2 दिन में, जैसे 45-46 तक गया था। चाईबासा हो या बंगाल का भी गए थे बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट, बट थोड़ा तापमान कम हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का, तेलंगाना का, वहाँ भी तापमान बढ़ा है। और हमारा जो कोंकण का एरिया है, जैसे बॉम्बे है और जो मध्य महाराष्ट्र है, वहाँ भी 38-39 रिकॉर्ड करता है। तो कहीं ना कहीं जो हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है, जैसे मैंने बताया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और कहीं ना कहीं जो है हॉट एंड ह्यूमिड का जो हाई टेम्परेचर जैसे होता है 40+ और ह्यूमिडिटी हाई, जैसे बॉम्बे एरिया, वहाँ भी हमारा येलो अलर्ट है। तो बिल्कुल पीक पर है हीट वेव ये सब एरिया पर। मिस्टर जनमनी, और माना ये भी जा रहा है और जैसे आईएमडी ने कहा भी है कि इस बार 10 से 20 दिन यहाँ पर हीट वेव्स वाले हो सकते हैं, जो कि यूजुअली 5 से 7 से 8 दिन जैसे होते हैं। तो क्या मोस्ट पार्ट ऑफ दिस हीट वेव हम अभी देख लेंगे, या फिर आपको लगता है कि मई के महीने में भी यहाँ पर कुछ इस तरह के दिन आ सकते हैं? हाँ, अगर अप्रैल का हमारा जो आया था प्रोजेक्शन या फोरकास्ट जो आया था अप्रैल 1 में हम लोग किया था, तो उसमें ये जो एरिया है जैसे आंध्र प्रदेश और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया था, और उसमें पार्ट्स ऑफ वेस्ट कोस्ट इंक्लूडिंग गुजरात था, तो एंड ऑल्सो कर्नाटक। तो बिल्कुल ऐसे जो अप्रैल का आया, जैसे मैंने बताया, ये सेकंड स्पेल है जो 15 से शुरू हुआ, आज जो 23 अप्रैल चल रहा है। कहीं कहीं जैसे पूर्व जो उड़ीसा का को बात करें या बंगाल का कंटिन्यू है, और उसके साथ साथ तमिलनाडु भी नॉन स्टॉप चल रहा है, टेम्परेचर 40+। तो और जो फर्स्ट स्पेल था वो 5 से 8 अप्रैल था। तो ये 2 स्पेल में हम अगर रफली लेंगे तो कहीं कहीं 9 से 9 दिन तक हो गया, जैसे उड़ीसा, और प्रीवियस स्पेल में 5 से 7 दिन था, तो लगभग 11-12 दिन ऑलरेडी हो गया। तो ऐसे जैसे हमारा प्रेडिक्शन था कि 8 से 10 दिन हायर रहेगा जो साउथ ईस्ट पेनिनसुला है और कुछ पार्ट ऑफ दी पूर्व भारत का है, तो बिल्कुल ऐसे ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो तापमान है वो अभी तो समर हम लोग का पूरा माना जाता है अप टू जून एंड। जैसे अगर उत्तर पश्चिम का भारत का बात करें तो दिल्ली में तो 40 क्रॉस नहीं हुआ, जो मेन सफदरजंग और पालम एयरपोर्ट है, और काफी स्टेशन जो उत्तर भारत का है इंक्लूडिंग राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, नॉर्थ मध्य प्रदेश, वहाँ ज्यादा तक दिन 40 क्रॉस नहीं हुआ। अभी भी तापमान जो है 1 से 3 डिग्री बिलो नॉर्मल है। तो ये एरिया में अभी हीट वेव शुरू नहीं हुआ था, जबकि 2022 में मार्च अप्रैल में मैक्सिमम हीट वेव यही जोन में था। बट 2023 बिल्कुल जैसे जो हीट वेव पैटर्न था, इस साल भी पैटर्न ऐसे ही है, मेनली पूर्व भारत और दक्षिण पेनिनसुला में दिखाई देता है। अभी तक उत्तर भारत में एक ही हीट वेव नहीं हुआ। तो अभी मई महीना पूरा बाकी है, जून महीना उत्तर भारत में माना जाता है हीट वेव भी पीक होता है, तो हमें देखना है कि एक्चुअली कैसे सीजन होता है। या जर्मनी ऑल्सो इवन एज कई एरियाज में यहाँ पर रेनफॉल्स की रिपोर्ट्स हैं, कहीं कहीं छुटपुट बारिश भी हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि ज़्यादातर ये जो बारिश है ये शाम में, रात में आती है और अगले दिन फिर गर्मी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा राहत इन दैट सेंस इस बारिश से नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपका जो सेंट्रल इंडिया है उसमें तो राहत मिला है, जैसे मध्य प्रदेश है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है। आपका हीट वेव कहाँ है? बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में नहीं है। टेम्परेचर जरूर दिन में 40 क्रॉस करता है, लेकिन बाय दिस टाइम जो माना जाता है वो वार्धा है, नागपुर है, और बहुत सारा जैसे अकोला है, चंद्रपुर है, तो दे आर वेरी कूल कंपेयर टू अदर ईयर्स बाय दिस टाइम। तो बट जो हीट वेव जोन है मेनली उड़ीसा एंड देन बंगाल अभी जो आया, और झारखंड आया है सेकंड स्पेल में, बट सेंट्रल इंडिया में बिल्कुल नहीं हुआ। तो तमिलनाडु में थोड़ा बहुत हुआ है। तो वो रेन का प्रभाव से महाराष्ट्र का जो अंदरूनी एरिया
और जैसे मैंने बताया इवन गुजरात जैसे अहमदाबाद वगैरह वो बाय दिस टाइम 43-44 रहना चाहिए, बट नहीं हुआ। तो इन दैट वे कि रेन का तो प्रभाव है, और आगे 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 3-4 दिन तक, तो जब तक थंडरस्टॉर्म का फेवरेबल कंडीशन है सेंट्रल इंडिया में, तो टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ रहा है। बट जरूर जो ज्यादा गर्मी हुआ उड़ीसा और बंगाल में हुआ, और थोड़ा बहुत झारखंड में हुआ। ऑलराइट, सो शर्मनी, जैसे आपने कहा कि 2 स्पेल्स ऑफ हीट वेव ऑलमोस्ट हम ये समझ के चलें कि हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर मई और जून, आधा जून बाकी है, और यहाँ पे कुछ कुछ एरियाज में फिर से ये एक्सपेक्टेशन है कि टेम्परेचर्स बढ़ सकते हैं। या उत्तर पश्चिम भारत का अभी तो जैसे WD आना अभी स्लोली कम हो रहा है, जैसे स्पेल रेन हो रहा था, ड्रिजिल हो रहा था, बट धीरे धीरे उत्तर पश्चिम भारत का भी पिकअप करेगा। और यही है कि जैसे अप्रैल 28 या 29 तक अगर 41 प्लस क्रॉस कर जाए, तो जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग दे रहे हैं अभी हीट वेव 24-25 या 26 से शुरू होगा। तो जैसे आगरा है, मथुरा है, वो सब जगह में तो स्लोली वहाँ भी टेम्परेचर पिकअप होने लगा। तो क्लाइमेटोलॉजी भी यही है, पहले बार जो हीट वेव है वो पेनिनसुला साउथ ईस्ट पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश में दिखाई देता है, बाद में वो धीरे धीरे जाता है। थैंक यू। ऑल राइट मिस्टर जनमनी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो ये क्लियरली यहाँ पर एक व्यू आता हुआ कि मोस्ट अफेक्टेड एज ऑफ नाउ अगर देखें तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार हैं, जहाँ पर 45-46 डिग्री भी यहाँ पर टेम्परेचर जाता हुआ नजर आया है। बाकी एरियाज जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मुंबई, यहाँ पर भी हमने गर्मी काफ़ी हद तक आते हुए देखी है। 2 स्पेल ऑफ हीट वेव यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन नॉर्थ और सेंट्रल यहाँ पर अभी शायद आगे जाकर गर्मी देखेंगे। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लेकिन हम जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा को अपने साथ, जानेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। नमस्कार, सोने चांदी को आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, जहां पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली जारी है। सोना ऑलमोस्ट 900 रुपए नीचे, तो चांदी 1200 रुपए फिसल चुकी है। रवि, कैसे देखते हैं आप इन प्राइसेस को, और अब यहां से क्या करने की राय है? जब से ईरान एंड इसराइल के बिटवीन जो वॉर की मार्केट को अंदेशा था, या मार्केट को इसके एक्सपेक्टेशंस थी, और ये जो लास्ट फ्राइडे को टॉप बना इंटरनेशनल मार्केट से, वहां से लगातार करेक्शन आ रहा है। पर्टिकुलर एक बड़ा मार्केट का हैंगओवर निकल गया, और इस हिसाब से सेफ हेवन अपील दूर होते हुए दिखी है। मुझे लग रहा है अभी भी गोल्ड को ऐसा मंथ के लास्ट थर्सडे को, ये नेक्स्ट थर्सडे एंड फ्राइडे को इम्पोर्टेंट डेटा है। थर्सडे को जीडीपी के डेटा है यूएस के, एंड फ्राइडे को कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, जो फेडरल रिजर्व के जो टॉप 5 इंडेक्स जो पैरामीटर्स है, उसका सबसे प्रायोरिटी वाला पैरामीटर जो फ्राइडे आना है। तो इसके पहले थोड़ा कंसोलिडेशन ही होगा। इससे बेटर है कि सिल्वर थोड़ा करेक्ट हो चुका है, एंड मेरे हिसाब से एक बेटर लेवल पे है। एंड गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें तो ओवरसोल्ड परिस्थिति का एक वर्णन करता है। मुझे लग रहा है कि सिल्वर में बाय करें, सिल्वर एक बेटर प्लेस पे है। 2660 का एक सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी है, और डोमेस्टिक मार्केट में 79,280 का एक सपोर्ट है। तो आई थिंक 79,500 पे सिल्वर के करंट कॉन्ट्रैक्ट को बाय करें, 79,240 के स्टॉप लॉस के साथ, और अपर साइड जो टारगेट है वो 80,400 तक आ सकता है। ऑलराइट, अच्छी खासी मुनाफा वसूली है, लेकिन चांदी में यहाँ पर आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। और इसी के साथ हमारे साथ वडोदरा से अनिल गगनानी जुड़े हैं फोन लाइन पर। अनिल, नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल है मैडम, मेरे को अभी फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का है, तो सर सही टाइम है इन्वेस्ट करने का? और कितना तो टाइम पीरियड है अनिल, आप कितने लंबे समय तक होल्ड करेंगे इसको? 2-3 साल तक। ओके, 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से अनिल खरीदना चाहते हैं। रवि, अनिल के लिए क्या राय है, कब लेने का बेटर मौका है गोल्ड में? जब से ये जो करेक्शन एंड कंसोलिडेशन, आई थिंक एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक चाइना का अभी भी सेंट्रल बैंक का बाइंग चालू है, अभी भी चाइना से अच्छी फिजिकल डिमांड बनी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एक बड़ा रिस्क का मंच के सेफ हेवन अपील था, वो दूर हटा है, और इस हिसाब से प्राइसेस में करेक्शन आया है। कुछ ज्यादा नेगेटिव न्यूज नहीं है। और ज्यादा स्टीप करेक्शन क्यों आया? क्योंकि एक्सचेंजेस ने मार्जिन बढ़ाया, तो इस हिसाब से जो भी आउट द मनी क्लाइंट्स है उसके पोजीशन कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है बेटर टाइम है। आई थिंक अगर आपके पास 2-3 साल है तो गोल्ड एक बेटर आपको रिटर्न देगा। पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन प्लस 4% रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए। तो करेंसी मार्केट की बात करें तो आई थिंक 8 to 10% के बिटवीन सीएजीआर रिटर्न आपको गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में, वही 13-14% सीएजीआर रिटर्न आपको डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड दे सकता है। ये भी अच्छे लेवल है, एक्यूमुलेशन करते रहे।
और अगर यहाँ से कुछ और मुनाफा वसूली आती है, जो कि बाजार मान रहा है कि शायद अभी रुकेगी नहीं, अभी न्यूयॉर्क सेशन में शायद कुछ और फिसलाव देखने को मिले, तो फिर कहाँ एक बेहतर सपोर्ट बनता हुआ देखते हैं? अगर 70,000 पे खरीदारी भी करें तो स्टैगर्ड तरीके से नीचे यहाँ पर और कितना गिर सकता है? टू बी प्रिसाइज, अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 2270, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन रहा है वो 69,480 के करीब एक काफी अहम सपोर्ट है। मेरे हिसाब से वो सपोर्ट को यूटिलाइज करना चाहिए, और हायर लेवल से अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है मेरे हिसाब से। काफी लोग वेट कर रहे थे, या इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी फंड्स है जिन्होंने लगातार 20 महीने सेल किया है, शायद उसकी ओर से एक बार्गेन बाइंग आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो फिर यहाँ से इंतजार करें, 70 के नीचे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज बेहतर मिलती हुई नजर आएंगी। साथ ही ये मैसेज आया है सुरेश का राजस्थान से, कच्चे तेल का एक लॉट उन्होंने 770 पे लिया है, काफी ऊपरी स्तरों पर खरीदारी है, 7700 के लेवल्स पे, क्या करना चाहिए इनको? मेरे हिसाब से अभी प्राइसेस काफी हम सपोर्ट के करीब डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में है। यहाँ से ज्यादा मुझे गिरावट के अंदेश नहीं दिख रहे। हालांकि मीन्स आपके लेवल तक भी अपसाइड नहीं आ सकती। आई थिंक आपने काफी दूर का मीन्स की लेवल पे बाई किया है। यहाँ पे क्या करें, आप 6740 6730, और यहाँ पे काफी हम सपोर्ट है। अगर वो लेवल मिलता है, या आई थिंक वहां पे आप क्या करें, एवरेज के लिए और एक लॉट बाय कर ले, तो आपका कंबाइन एवरेज होगा वो 7380 के करीब आएगा। तो एटलीस्ट लग रहा है कि 7200 तक एक बार प्राइस आ सकता है। सेकंड एक ऑप्शन है आपके लिए, वो क्या है कि जब तक प्राइसेस ऊपर नहीं आते, आप 7500 का कॉल भी बेचते रहे साथ में। इससे जो भी उसका प्रीमियम होगा, इससे आपका ब्रेक इवन धीरे धीरे नीचे आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक ब्रेक इवन पे निकल पाएंगे। तो दो चीज करनी है आपको, पहले तो आपको एवरेज के लिए नीचे बाय करना है, सेकंड क्या है कि 7500 के कॉल बेचते रहना। तो वो डिटेल स्ट्रैटेजी बना के दी गई है आपको कच्चे तेल के लिहाज से। लेकिन जाते जाते एक और मैसेज आया है, वो भी ले लेते हैं। राजस्थान से किशन ने लिखा है कि गुआर सीड जानना चाहते हैं कि अगले कुछ महीनों में कैसा रह सकता है, इनके पास हाजिर में पड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है कि जो लास्ट 3-4 बार मीन्स के यहाँ लेवल के आके नीचे काफी प्राइसेस चले गए थे, मीन्स के 3 बार वो 5500 पे आया, 3 बार वो 5000 पे आया। इस टाइम की रैली थोड़ी कन्विक्शन वाली दिख रही है, एंड इतने दिनों तक काफी सस्टेन रहा, तो मुझे लग रहा है थोड़ा कन्विक्शन लौट रहा है। आप फिजिकल में अगर आपके पास गुआर सीड है, होल्ड करें। 5800 तक के लेवल आपको अगले एक महीने में आते हुए दिख सकते हैं। यहाँ से 7 to 8% की रैली के लिए और गुआर से प्रिपेयर है। शायद लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड आपको अच्छी रैली देखने को मिले, बट बिफोर आप मई जो एक्सपायरी है वो नजदीक आए, उसके पहले आप अनवाइंडिंग कर ले। अगर 5800 मिलता है तो वहां पे आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ऑलराइट, तो 5800 यानी कि 5 से 7% की तेजी यहाँ पर गुआर सीड में देखने को मिल सकती है, तो उसका इंतजार करें और फिर मुनाफा वसूली करें। रवि, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो ये इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार।